नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और अभी मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करके हम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि कल मॉक ड्रिल होने वाली है। सरकार का तात्पर्य क्या निकल कर आ रहा है? क्या फिर से पाकिस्तान में आज रात को 2 बजे के आसपास फिर से कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मॉक ड्रिल हुई थी तो मॉक ड्रिल से पहले मॉक ड्रिल होने वाली थी। क्योंकि मैं मॉक ड्रिल का मैं कहूँगा कि अनाउंसमेंट हुआ था, तो अनाउंसमेंट होने के बाद और मॉक ड्रिल होने से पहले पाकिस्तान के अंदर एक ड्रिल हो गई और वो ड्रिल हो गई थी। और वो ड्रिल इस तरीके से हो गई थी कि पाकिस्तान में गड्ढे हो गए थे। और ये कहीं ना कहीं क्या ये संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है, क्योंकि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जितने भी जो राज्य हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं, स्पेशली पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यहाँ के कुछ क्षेत्रों के अंदर मॉक ड्रिल वापस से कंडक्ट कराई जाएगी। क्या वो डिफेंसली प्रिपेयर्ड है या नहीं? हरियाणा के अंदर भी मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा सरकार ने खुद ने ही अनाउंस करा है कि हम भी वहाँ पर मॉक ड्रिल करवाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं निकल कर सामने आ रही हैं। बेसिक सा पॉइंट इतना है कि अभी जब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ शांत है, सारे अपने अपने विदेश के अंदर जाकर बता रहे हैं कि भाई किसकी गलती थी, क्या गलती थी, एकदम से क्या दिखती है कि मॉक ड्रिल करवा लेते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की बात चल रही है कि पाकिस्तान की आवाम तक बात पहुंचेगी कि हिंदुस्तान वापस से मॉक ड्रिल करवा रहा है, इन पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर फॉर समथिंग, पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर फॉर समथिंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे कार्तिक, अगर जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज 1, अगर हम उसको फेज 1 ही कहेंगे, वो ऑपरेशन तो बंद तो हुआ नहीं है, फेज 1 ही गए थे। तो जो फेज 1 जो कंडक्ट कराया गया था कार्तिक, वो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे जेट्स का इस्तेमाल हुआ, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, हमारे ड्रोन्स मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। नेवी का कुछ नहीं हुआ। नेवी वालों ने नहीं बोला होगा, मोदी जी व्हाट इज दिस बिहेवियर, वी आर आल्सो रेडी, वी आल्सो हैव द कैपेबिलिटी, नाउ गिव अस अ चांस टू प्रूव इट, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, they just have to perform। उनको से परफॉर्म ही तो करना है और क्या करना है, वो करते। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर सबसे पहले इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और भारत की पोजीशन क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको थोड़ा पहले लेकर आना चाहूँगा, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और एक सीन देखने को मिला था कि ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो अलग अलग देशों में जा रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे मेरे को मारा है, मेरे को मारा है, और बेइज्जती भी करा रहे थे, और पुतिन कहीं नहीं जा रहे थे। अब ये सीन इंडिया और पाकिस्तान के मोड में देखने को मिल रही है, जहाँ पर जब पहलगाम अटैक हो उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, खूब सारी स्ट्राइक्स हुई, तो उसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले टर्की जाते हैं, टर्की में जाकर वो वहाँ पे एर्दोगान जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो ईरान जाते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी से मिलते हैं। वहीं उनके जो आसिम मुनीर, जो उनकी दुल्हन है, जो हर बार आर्मी की वेशभूषा में सज धज के घूमती रहती है, आसिम मुनीर की मैं बात कर रहा हूँ। आसिम मुनीर कहाँ जाते हैं? आसिम मुनीर जाते हैं अजरबैजान, और अजरबैजान जाके वहाँ के एक छोटे से हाइट वाले 5 फुट के डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं। और इसकी ऐड ऑन चीज़ है, जब ये जो ईरान और टर्की के बीच का जो फासला होता है, उसमें पाकिस्तान के डेप्यूटी PM जो है चाइना जाते हैं। चाइना भी जाते हैं, जी हाँ, चाइना जाते हैं। इनसे थोड़ा सा उस दौरान तो रिलेशंस टूवर्ड्स जो हमारे करीबी देश और यही 4 देश हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को काउंटर कर रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना, सबसे करीब पाकिस्तान के यही 3 देश हैं, ये 3 देश हैं। तो ये दिखा रहा है, ये चीज़ें दिखा रहा है। अब एक तरीके से ये यहाँ पर गए हुए। दूसरी तरफ अगर भारत की पोजीशन देखें तो भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्टली किस तरीके से कहीं कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं किसी देश के लीडर से, और लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि भारत की जो डेलीगेशन है वो पूरी दुनिया भर के अंदर गया हुआ है, 33 कंट्रीज के अंदर गया हुआ है, और खतरनाक तरीके से वो भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो बात है, विदेशी अंतरराष्ट्रीय मंच पर रख रहा है वो डेलीगेशन रख रहा है। अब इस बीच आ जाती है खबर किसकी? मॉक ड्रिल की। पाकिस्तान के अंदर जाहिर से बात है डर बैठ चुका होगा अब तक तो, कि लास्ट टाइम मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हुआ था, मॉक ड्रिल से पहले क्या हो गया सबको पता है, और अब पाकिस्तान इसी चिंता में है कि मॉक ड्रिल से पहले भारत के अंदर क्या होगा। मॉक ड्रिल जो कि कल ही है, कल यानी कि आज रात का इंतजार रहेगा और सुबह का इंतजार रहेगा, कल की सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग। पाकिस्तान को बैंक का डर है ना, क्योंकि एक तो ये मॉक ड्रिल हो गया, फिर जिस तरीके से हमने हमारे AMCA को फंड करना शुरू कर दिया है, 15,000 करोड़ की फंडिंग हुई है, तो पाकिस्तान को एक वो डर मंडरा रहा है। वो चिंता जो है पाकिस्तान को मंडरा रही है। और इनफैक्ट सिर्फ देखिए, पाकिस्तान को तो पता है, हमें भी पता है कि हमें पता चल गया पाकिस्तान को हराने के लिए हमें कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट के आसपास को रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान को, जैसे अभी भी चाइना और टर्की खुला समर्थन दे रहे थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक समय ऐसा जाता था कि चाइना एकदम खुला, यानी कि चाइना अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर कर रहा है पाकिस्तान को, टर्की भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है पाकिस्तान को, और वो सिखा रहे हैं पाकिस्तानी को। ऑल दो पाकिस्तानी सीखने में इतने सक्षम नहीं है, वहाँ तो भारतीयों का एकदम क्या कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड स्टेप रहेगा कि वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर वो सीख जाते हैं तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, या फिर किसी और देश के लिए। तो भारत ने पहली बार तो मेरे हिसाब से 5th जनरेशन को डेवलप करने में थोड़ी देरी कर दी है, और अभी भी आप देखेंगे तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ मंजूरी मिली है, और इस पे काम बहुत जल्द और स्पीड से शुरू होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि
चाइना अगर सपोर्ट करता है तो चाइना को काउंटर भी करना है, चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट को भी काउंटर करना है। जरूरी नहीं है कि चाइना का जो HQ-9 है जो नहीं चला पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज ने तो डिफेक्टिव माल क्या पता पाकिस्तानियों को भेज दिया, चूर्ण भेज दिया, वो तो अनपढ़ है, उनको तो चलाना आता नहीं है, वो तो एकदम, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको पता क्या चलाना आता है, उनको आता है, वो आपने अवेंजर्स मूवी के अंदर देखा होगा ना, वो फाइटर जेट जो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले हीरो चलाते थे, जो वो लोग चलाते थे ना, स्टार लॉर्ड ये लोग चलाते थे, कि एकदम दूसरी यूनिवर्स में ट्रांसफर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो जो था ना, एकदम ऐसा खुलता था, यहाँ से मणि निकलती थी, वो जो टाइम स्टोन निकलता था, और वो एकदम प्रॉपर तरीके से वो पाकिस्तान को चलाना था। अब अपन आगे छोटे लेवल पे फिफ्थ जनरेशन क्या कर रहे हो आप? पाकिस्तान को आते पिम पार्टिकल्स थे ना एवेंजर्स के अंदर, पिम पार्टिकल्स जो थे, वो जो बंद एवेंजर्स ने इस्तेमाल किया था एंड गेम के अंदर पास में जाने के लिए, वो पाकिस्तानियों के पास, आपको और क्या? हाँ, पाकिस्तानियों के पास है वो बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तानी को ये आता है। और हमें यही दिक्कत है ना कि हमें फिफ्थ जनरेशन की जरूरत है कि थोड़ा बहुत हम उस लेवल पे मैच कर सके, लेकिन एक आदमी का लेवल बिगड़ रहा है, मोहम्मद यूनुस का लेवल तो डे 1 से बिगड़ा हुआ था। हाँ। और मोहम्मद यूनुस तो मतलब ये आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर अब लगातार प्रोटेस्ट हो रहे बांग्लादेश के अंदर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कभी उनके आर्मी चीफ कहते हैं कि आप इलेक्शन कराइए, और अब उनके जो सरकारी टीचर हैं वहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, आप जो है कई पॉलिसीज़ के अंदर आप बदलाव नहीं कर रहे। देखिए, प्रधानमंत्री अलग चीज़ होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट अलग चीज़ होती है। मोहम्मद यूनुस जो करने की सोच रहे हैं वो कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उनको लीगली और प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं कर सकता है, और वो जिस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं प्रॉपर, आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री किसी देश का अगर कोई आदेश निकालता है, कोई बात सोचता है, तो उसके पीछे उसके से एक टीम होती है, एडवाइजरी टीम होता है। मोहम्मद यूनुस तो खुद ही एक एडवाइजर है, एडवाइजर बन के घूम रहा है। वो अपने आप को प्रधानमंत्री के पद का समझता है, फिर उस लेवल के आदेश देने की सोचता है, उस तरीके से बीच में उसका आर्मी चीफ का होता है। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त जैसा माहौल है पूरे एशिया के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरीके से अभी मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बेसिक सा पॉइंट क्या होता है, जब शेख हसीना आज से 1-1.5 साल पहले शेख हसीना के टेन्योर के अंदर, अभी तो भारत के अंदर उन्होंने शरण ले रखी है, सेफ हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन जब वो वहाँ पर PM थी तो वहाँ पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट उपना था रिजर्वेशन को लेकर। वही रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट का रेडिकल प्रोटेस्ट बन गया, वही रेडिकल प्रोटेस्ट कब शेख हसीना के घर के अंदर घुस गया, वही शेख हसीना के घर के अंदर घुस गई, तब आर्मी ने बोल दिया कि अब आपके पास कुछ ही मिनट है, जाइए फुर। और ये सेम चीज़ मोहम्मद यूनुस को पता है कि हमें आर्मी इतना मौका भी नहीं देने वाली मुझे, बिल्कुल, इसलिए पूरी सिक्योरिटी वगैरह घेर ली। और मैं जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ ना, इसका मेरा मतलब ये है कि आपने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की लड़ाई के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। हमने वो लड़ाई के बारे में सुना है कि इतिहास में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने बार घोरी को हराते थे, मोहम्मद घोरी भग जाता था, पृथ्वीराज चौहान को पीछा नहीं करते थे, वापस आता था, हराते थे, पीछा नहीं करते थे। सेम चीज़ अब भारत कर रहा है। आप बार ऑपरेशंस करते रहेंगे, ये बार आते रहेंगे, फुल एंड फाइनल प्रिसीजन के साथ अटैक कीजिए। अंत में पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, वो खुद की बहादुरी के चलते ही हार गए। हम वो चीज़ ना करें, इतिहास से सीखें, जाने पहचाने। मोहम्मद घोरी को ही ये भगवान मानते हैं पाकिस्तानी, उन्हीं की पूजा करते हैं, मोहम्मद घोरी की पूजा करते हैं। ऐसे लुटेरों की, रेपिस्ट की, ऐसे गधे लोगों की लोग पूजा करते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी, इनके रूट सिस्टम में क्या, इनके मैकेनिज्म, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा हुआ है, एकदम वो है फैक्ट्री सेट इनका, तो एकदम इसी तरीके से। तो ये वाली चीज़ है, अब आप ही को समझना पड़ेगा कि क्या जो ये मॉक ड्रिल हो रही है, एकदम से बांग्लादेश के अंदर भी क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम जिस पॉइंट, हमारी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे जो नेशंस हैं, USA एक सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल। यूरोप के अंदर आप कभी नहीं देखेंगे कि यूरोपियंस लड़ रहे हैं, वो जब पहले लड़ते थे तो तब लड़ते थे, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 100-150 सालों से यूरोपियंस आपस में कुछ नहीं लड़े हैं। जब से वर्ल्ड वॉर हो गया तब से वो लड़े ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़े। वर्ल्ड वॉर 2 आखिरी लड़ाई थी जहाँ पे यूरोपियंस लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहाँ लड़ेंगे यूरोपियंस? तो कुछ 70-80 सालों से तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, नॉट आउट, लड़े ही नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया को देखेंगे तो हमें हमेशा एक जेली स्टेट के तौर पे रहते हैं। कभी पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट, कभी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट, कभी बांग्लादेश के अंदर से रिजीम चेंज, वहाँ पर दिक्कत, कभी म्यांमार में दिक्कत, कभी श्रीलंका में दिक्कत, कभी नेपाल के अंदर दिक्कतें चलती रहती हैं। फुल एंड फाइनल अटैक कीजिए, ख़त्म कीजिए, एक बारी में सब कुछ उल्टा दीजिए। 1-2 साल 3 साल का वाइप आउट ऑपरेशन चलाइए, उसके बाद जो एक वो होगा ना, आपका एकदम रहने सा निकल कर सामने आएगा, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।